हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 20 जो कि प्राइम मिनिस्टर है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि मैंने लक्ष्मीकांत के 7वें एडिशन की जो पॉलिटी की बुक है उसको अलग अलग लेक्चर में कवर करने का एक सीरीज शुरू किया है। इसमें अभी तक हमने चैप्टर 19 तक कवर कर लिया है, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हमने वाइस प्रेसिडेंट को कवर किया था। आज के वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को सबसे पहले देखेंगे, फिर इसके अपॉइंटमेंट को देखेंगे, इसके ओथ टर्म एंड सैलरी को देखेंगे, इसके पावर और फंक्शंस को देखेंगे, प्रेसिडेंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, इसके रोल के डिस्क्रिप्शन के बारे में किन्होंने किन्होंने क्या कहा है हम उसको देखेंगे, और लास्ट में केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस तरीके से इन 6-7 सब हेडिंग्स में हम इस पूरे प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मेन कंटेंट पे आऊँ, मैं आप सबको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो की जो भी डिस्कशन है उससे बेनिफिट उठा सकें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने मेन कंटेंट पे आते हैं आज के। आपको अपने स्क्रीन पे दोस्तों ये अभी तक हमारे देश में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनकी तस्वीर दिख रही होगी। ये यात्रा जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी तक पहुंची है, और ये यात्रा अभी रुकने वाली भी नहीं है दोस्तों। तो अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इसके बारे में आप चाहें तो इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार उस पर सरसरी निगाह डाल सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं कि क्या-क्या प्रोविजंस हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ये प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, तो हमारे संविधान में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को लेके कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात नहीं की गई है। प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन को लेके कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात नहीं की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक आर्टिकल 75 है जो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है? तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान देने योग्य है कि जो भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, उन पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी सबसे ज्यादा वोट नहीं, जो मेजॉरिटी वोट्स मिल गए, मेजॉरिटी सीट्स मिल गई, उसके लीडर को जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करता है। लेकिन जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं मिली हो, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली हो, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में दो ऐसे केसेस हैं जहां पे अपना डिस्क्रिशन को यूज कर सकता है। पहला है कि जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो अपना डिस्क्रिशन का यूज करता है, और जो लोकसभा में लार्जेस्ट पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी, उस लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है और इसको कहता है कि आप 1 महीने के भीतर अपना मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस के टेन्योर के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में भी जो प्रेसिडेंट पीएम के अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिशन का यूज करता है, और फिर वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसको ठीक लगे उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। अब देखिए, जो पहला है, इस पहले का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा 1979 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, तो नीलम संजीवन रेड्डी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
फिर ये जो दूसरा है, दूसरे का एग्जाम्पल आपको मिलेगा 1984 में। 1984 में दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद जो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बजाय सीधा राजीव गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। ठीक है। तो ये ऐसी दो स्थितियां हैं जिसका एग्जाम्पल मैंने अब आपको बताया, और इन दो स्थितियों में प्रेसिडेंट के पास अपना डिस्क्रिशन यूज करने का पावर होता है। दोस्तों जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही रेयर केसेस में ही प्रेसिडेंट को अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने का जो है वो मौका मिलता है। तो ये दो ऐसे मौके हैं जहां पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करता है। अब देखिए, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है, ठीक है, अगर पीएम अपने ऑफिस में अगर गुजर गया है, लेकिन उसका अगर कोई ऑब्वियस सक्सेसर है, तो उस ऑब्वियस सक्सेसर को ही प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ये वाला जो सेकंड वाला जो है, अगर कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है तो वो डिस्क्रिशन का यूज करेगा। लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर के डेथ होने के बाद वो जिस पार्टी से था उस पार्टी ने एक नए लीडर को चुन लिया है, तो इस नए लीडर को प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसी ये बाध्यता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 1980 में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में इस बात के बारे में कोई स्पेसिफिक जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले किसी को भी लोकसभा में अपने मेजोरिटी प्रूफ करना पड़े। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में इस बात का कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसे लोकसभा में अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी को प्रूव करेगा। ठीक है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि चरण सिंह की सरकार है। आपको ध्यान में होगा 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, तो चरण सिंह की जो सरकार आई थी वो इसी तरीके से आई थी कि चरण सिंह को पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था, बाद में चरण सिंह ने अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में प्रूव किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि जो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो 6 महीने तक के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर उस 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने किसी भी हाउस का मेंबरशिप ले लिया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। उस 6 महीने के अंदर इस लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस का उस व्यक्ति ने मेंबरशिप ले लिया जिसको कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है बिना संसद के मेंबर हुए, तो फिर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आसान भाषा में समझा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन जो कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन केवल 6 महीनों के लिए। इस 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को किसी न किसी हाउस की, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे वो अपर हाउस हो, यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से किसी न किसी का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए, हमारे देश में एक ये भी व्यवस्था है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर को लोअर हाउस का मेंबर ही होना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। अब देखिए, हमारे देश में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर थे। जैसे इनमें आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी। ठीक। इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद आप मनमोहन सिंह के को देख सकते हैं। तो ये दोनों जो थे ये राज्यसभा के सदस्य थे, ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री बने। तो हमारे देश में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लोअर हाउस का मेंबर हो। अब दोस्तों, ये तो अपॉइंटमेंट की बात होगी। अब हम ओथ की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के टर्म की बात करते हैं, उनके सैलरी की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर को ओथ एडमिनिस्टर करवाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। अब अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और शपथ भी प्रेसिडेंट दिलवाता है। इसके टर्म की अगर बात करें तो इसका टर्म कोई भी फिक्स नहीं है।
ये तभी तक अपने ऑफिस में बना रहेगा जब तक कि इसको प्रेसिडेंट का प्लेजर मिला हुआ है। और प्रेसिडेंट का प्लेजर मिलने का मतलब है कि लोकसभा में जब तक इसको मेजॉरिटी मिली हुई है तब तक ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे बना रहेगा, नहीं तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर राष्ट्रपति नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर सकता है। फिर दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमिन करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। अब इस ओथ में प्राइम मिनिस्टर कौन-कौन सी बातें करता है ये आपके लिए थोड़ी-सी जानने के लिए इसकी जानने की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा। जो भारत का इंटीग्रिटी है उसको बना के रखूँगा, भारत की सॉवरेनिटी को बना के रखूँगा और उस पे जो भी ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने थोपे हैं, उन सारी ड्यूटीज़ को वो अच्छे से निभाएगा। तो ये सारी बातें अपने ओथ में ये मेंशन करता है और ओथ में एक सीक्रेसी की भी बात की जाती है। देखिए सीक्रेसी। तो इस सीक्रेसी के बात में ये प्रधानमंत्री कहता है कि जो भी सब्जेक्ट उसके सामने लाया जाएगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति को वो नहीं बताएगा जो कि जिसके लिए इस विषय में ये जानना ज़रूरी नहीं हो। मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में कोई बात इसके पास आती है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इसको पब्लिकली आके कुछ भी दो देश के लोगों को बता सकता है। इसने गोपनीयता की शपथ ली है, इसने सीक्रेसी का ओथ लिया है। तो इसलिए जब तक इसको ज़रूरी ना लगे तब तक ये पब्लिक में आके ऐसी बातों को उजागर नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो दोस्तों मैंने बताया कि टर्म के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी टर्म फिक्स नहीं है और ये जब तक इसको लोकसभा में मेजॉरिटी मिली रहती है तब तक ये अपने पोस्ट पे बना रहता है। इसकी सैलरी के बारे में मैंने बताया कि इसकी सैलरी को पार्लियामेंट डिटरमिन करती है। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन और पावर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन को हम अलग अलग रिलेशन में देखते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है और उसके क्या फंक्शन है। तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है ऐसे पर्सन्स के बारे में जिसको कि वो मंत्री के रूप में देखना चाहता है। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को मंत्री बनते देखना चाहता है या किसी को मंत्री बनाना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट को इस बात के लिए रिकमेंड करेगा कि आप इस पर्सन को मंत्री बना दीजिए और प्रेसिडेंट के लिए ये मानना बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। ठीक है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर है, माफ कीजिएगा, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पोर्टफोलियो को एलोकेट करता है, पोर्टफोलियो का रीशफलिंग करता है किसके बीच में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं इनके बीच में। ठीक है। फिर पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकता है या फिर प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकता है कि आप उस मिनिस्टर को डिसमिस कर दीजिए अगर उस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है, मीटिंग की अध्यक्षता करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जितने भी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं उन सब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का और उसकी उनकी एक्टिविटीज को गाइड करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। आपको ध्यान में रखना है हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का क्या रिलेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम उसके पावर और फंक्शन को पढ़ रहे हैं। और फिर लास्ट में देखते हैं कि वो खुद रिजाइन करके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स कर सकता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, को ध्यान में होना चाहिए। तो ये इसके पावर और फंक्शंस थे इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन में इसके पावर और फंक्शन की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का कम्युनिकेशन का चैनल है। यानी अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि कौन कौन से ऑफिशियल्स जैसे है ना इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स हैं जैसे अटॉर्नी जनरल है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यूपीएससी का चेयरमैन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इन सब के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर पार्लियामेंट के साथ रिलेशन में हम प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शन की बात करें तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है किसके रिगार्डिंग, कि आप पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को समन कीजिए या उसको प्रोरोग कीजिए। अब ये समनिंग और प्रोरोगिंग
ये क्या होता है ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट का ये पावर होता है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के सेशन को समन करे या उसका प्रोरोगेशन करे। तो इस संबंध में एडवाइस देने का काम पीएम करता है। पीएम एडवाइस देता है कि आप किसी भी पार्लियामेंट के सेशन को समन कीजिए या फिर उसका प्रोरोगेशन कीजिए। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए रिकमेंड कर सकता है। और अगर प्रेसिडेंट ने और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कह दिया प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो फिर प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जो भी पार्लियामेंट के हाउसेस हैं उनके फ्लोर पे रखता है, यानी संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है कि हमारी सरकार की ये सारी पॉलिसी है। तो ये पार्लियामेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस थे। अब ऊपर हमने जितना फंक्शन देखा उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हमारे संविधान में पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है, जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है उसका चेयरमैन होता है, और भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनका चेयरमैन जो होता है वो पीएम होता है। तो ये भी इसके पावर्स और फंक्शंस हैं। तो दोस्तों हम इसके सारे पावर और फंक्शन को अगर कंक्लूड करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो भी हमारे देश में चल रहा है, राजनीतिक और प्रशासनिक जो सिस्टम चल रही है हमारे देश में, उसमें एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। और इसके इसी क्रूशल रोल को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर कोई भी फंक्शनरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है जिसको कि यूएस के प्रेसिडेंट से कंपेयर किया जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में कि अलग अलग इंपॉर्टेंट जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे थीम की चर्चा की है। आपके आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस लेक्चर के बाद आप लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर को खोलें और उसमें देखें कि और बाकी स्कॉलर्स ने क्या कहा है, क्योंकि यहाँ पे सबका नाम बताना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता। तो आपको इनमें से कम 4 या 5 के नाम याद होने चाहिए, ताकि आप मेंस में जब भी इस बात का डिस्कशन करें, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस करें, तो उसमें आप प्राइम मिनिस्टर के रोल के बारे में इस स्कॉलर ने ये कहा है, इस स्कॉलर ने ये कहा है, ऐसा रेफरेंस देकर यूज कर पाए। तो यहाँ पे मैंने 3 का नाम दोस्तों दिया है। एक है लॉर्ड मॉर्ले, जिसने कहा था कि ये फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, यानी जो सब तो समान है लेकिन उन समान के बीच में भी ये फर्स्ट है। फिर जेनिंग्स साहब ने कहा कि ये एक ऐसा सन है जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे देश की सरकार रिवॉल्व करती है। फिर एच जे लास्की ने कहा कि कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो धुरी है, जिस धुरी के चारों तरफ जो गवर्नमेंट है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट वो रिवॉल्व करती है। एक ऐसा पिवट है जिसके चारों तरफ इंटायर गवर्नमेंट रिवॉल्व करता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण विद्वानों ने प्राइम मिनिस्टर के रोल को लेकर कहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर का कैसा रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम 3 आर्टिकल्स के थ्रू देख सकते हैं। पहला आर्टिकल आर्टिकल 74, दूसरा आर्टिकल है 75 और तीसरा आर्टिकल आर्टिकल 78। तो आर्टिकल्स एक एक करके हम देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड होगा पीएम, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उसके फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा, और जो प्रेसिडेंट है वो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अनुसार उसी के अकॉर्डेंस काम करेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 74 कहता है। फिर अनुच्छेद 75 कहता है कि पीएम जो है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, और फिर प्रेसिडेंट जो है वो अदर मिनिस्टर्स को अभी अपॉइंट करेगा पीएम के एडवाइस पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आर्टिकल 75 ही ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के प्रति। यानी अनुच्छेद 75 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये था दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि उसका प्रेसिडेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, सॉरी हाँ, एक आर्टिकल छूट गया, आर्टिकल 78, जिसमें पीएम के कुछ ड्यूटीज लिखे हुए हैं। तो इस पीएम के ड्यूटीज के बारे में हम देख लेते हैं कि देखिए, जो भी यूनियन के काम हो रहे हैं उसके बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या उसके यूनियन के लेजिस्लेशन के बारे में जो भी मंत्रिपरिषद ने काम किया है
उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी बिल लाए हैं या जो भी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है उसके सभी के बारे में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। अगर प्रेसिडेंट ने बोला प्राइम मिनिस्टर को कि आप मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताइए, तो ये बताना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ठीक है। फिर देखते हैं हम कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रशासन। राष्ट्रपति अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ओके। फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिस पर कि किसी मंत्री ने डिसाइड कर लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उस पर विचार नहीं किया है। ओके। तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विषय को ये कहा जा सकता है कि आप इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इस पर विचार करेगी। तो ये सारे ड्यूटीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर के हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है जब भी राष्ट्रपति ऐसा करने को कहता है। तो ये था दोस्तों प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर का। अब हम देखते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये सिर्फ एक सिचुएशनल अरेंजमेंट है जो कि हमारे कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है इस आधार पे कि लोकसभा में उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है या कोई और भी कारण हो सकता है, तो फिर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये कहा जाता है या प्रेसिडेंट उसको ये कह सकता है कि जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाते तब तक आप काम कीजिए। तो इसी को हम केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। फिर जब जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है अगर तुरंत नहीं बन पाती है, तो जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता और जनरल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वही केयर टेकर गवर्नमेंट काम करती है। और फिर नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे ही बनता है तो केयर टेकर गवर्नमेंट अपने आप समाप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना। तो ये दोस्तों, अभी इसके साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर है वो प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने उन सारी इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा कर ली जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप सबसे विदा लेने से पहले एक बार फिर मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो उसको कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में।